बार एसोसिएशन देहरादून के नवीन भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर बार एसोसिएशन देहरादून की नए बिल्डिंग का शिलान्यास और भूमि पूजन का एक कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। आपके आदेश पर ही प्राप्त होनी है। महोदय, उस बिल्डिंग के निर्माण में जो भी धनराशि लगाई जा रही है वह धनराशि अधिवक्ताओं से सहयोग के रूप में ली जा रही है, लेकिन उस सहयोग की धनराशि समूह बिल्डिंग का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि उस कार्य हेतु शासन स्तर पर बार एसोसिएशन देहरादून को एक उचित धनराशि निर्माण कार्य हेतु प्रदान करने की कृपा करें। बार एसोसिएशन देहरादून अधिवक्तागण सदैव आपके आभारी रहेंगे। इसी क्रम में मैं जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, मैं चाहूंगा कि जल्दी से हमें 2 मिनट में उसका फुटेज दिखाएंगे। आगे से आप लोग हट जाएंगे, हेलो जल्दी से। हेलो अब रुक करेंगे लखनऊ से खबर का, जहां लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 647 वन और वन्य जीव रक्षक और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्त 41 अवर अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि वन रक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वन रक्षक और वन्य जीव संरक्षक के पद पर कुल 1181 युवाओं की भर्ती हो जाएगी। ये रक्षक वन्य जीव और मानव संघर्ष को रोकने में बड़ी भूमिका का काम करेंगे। 647 जो वन रक्षक है, इनके साथ वन्य जीव रक्षक भी तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ा दायित्व होगा ये, क्योंकि जब एक और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं, वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जनहानि एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है, इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन करेगा और आसानी से मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है। तो अगर किसी गन्ने के खेत में या किसी जगह, क्योंकि तराई के क्षेत्र में जिन जिन जनपदों में ये शिकायतें मिली हैं, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर जंगल और खेती एक दूसरे से सटी हुई दिखाई देती है। और जब भी ये स्थिति होगी, जंगल के अंदर पानी भरा, जंगली जानवर अपने बच्चों से या फिर अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं भी जंगल से पलायन करके खेतों की तरफ आते हैं। गन्ने के खेत में बैठे हुए हैं, अगर वहां कोई व्यक्ति अपने खेत में बिना किसी सावधानी के साथ अचानक गया और उस जंगली जानवर को, चाहे वो तेंदुआ हो, लकड़बग्गा हो या टाइगर हो, उसको ये पता लगेगा कि उसके बच्चे वहां पर हैं, कोई व्यक्ति वहां, अपरिचित व्यक्ति वहां पहुंच रहा है, तो हिंसक उस समय देखने को मिलता है, हिंसक होता है, हमला करता है। अगर हम सावधानी पहले से तैयार करें कि भाई यहाँ पे तेंदुआ है, बाघ है या लकड़बग्गा है या भेड़िया है, यह यहाँ पे नुकसान कर सकता है, इसको पहले हम यहाँ से बाहर की तरफ कर लें। इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग उन बॉर्डर वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में हम कर लें जो खेत और जंगल को पूरी तरह अलग अलग करते हैं, विभाजित करते हैं। तो इलेक्ट्रिक
जो हल्के शौक लगेंगे उसके कारण जंगली जानवर स्वयं ही इधर नहीं आएगा, उससे दूरी बनाएगा। और वह दूरी बनाएगा स्वाभाविक रूप से खेत में कार्य करने वाले खेतिहर किसान हो, श्रमिक हो या उनके अन्य रक्षक, वे सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें स्वयं भी पहले जागरूक होना पड़ेगा, प्रशिक्षित होना पड़ेगा, फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में हम उसके लिए तैयार करें। वन विभाग को हम लोगों ने इसके लिए धनराशि भी दी है और मैं फिर कहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में हम फेंसिंग, इलेक्ट्रिक और सोलर फेंसिंग करें, जो जंगली जानवरों को नुकसान तो न पहुंचाएं लेकिन उनके मन में एक भय जरूर आए, इलेक्ट्रिक शॉक हल्का सा लगेगा और पीछे भागेंगे, फिर इधर आने का साहस नहीं कर पाएंगे। हमें इसको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जनहानि को हम रोक सकें और ग्रामीणों में, गांव के लोगों में, आम जनमानस में जो आक्रोश मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण पैदा होता है, इस संघर्ष से हम बचा सकें। और मुझे लगता है कि बहुत आसान कार्य है, एक प्रशिक्षण, इसमें उचित प्रशिक्षण हो। कोई जानवर अचानक हमला नहीं करेगा, हिंसक से हिंसक जानवर होगा, वह अचानक किसी मनुष्य पे हमला नहीं करता। लेकिन हाँ, अपनी रक्षा के लिए जब उसके सामने कोई उपाय नहीं होता तो हिंसक होता है, और हिंसक तभी वह होता है जब एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि उसका कमांड एरिया में टाइगर आ गया तो स्वाभाविक रूप से तेंदुआ नीचे आएगा। टाइगर अगर भेड़िया के कमांड एरिया में आ गए तो भेड़िया वहां से नीचे आएगा और नीचे आएगा, मानव बस्ती के नजदीक आएगा, और फिर जब मनुष्यों से उसकी मुठभेड़ होती है और एक बार वह नरभक्षी होता है तो फिर उसके मुंह में आसान सा शिकार बनाने की एक इच्छा बलवती दिखाई देती है। और हमें इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना, जीवन चक्र मनुष्य के साथ साथ जीव और जंतुओं के साथ भी मिलकर के बना हुआ है। इसके बगैर इस प्रकृति की और पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं हो सकती। हर व्यक्ति एक दूसरे पर, हर जीव एक दूसरे पर आश्रित है, और इस जीवन चक्र को मानते हुए इसको संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा की श्रेणी में घोषित करते हुए जनहानि होने पर 5 लाख रुपए की व्यवस्था देने की व्यवस्था की है। सीतापुर के मुख्य बाजार में जलभराव की समस्या को खत्म करने के इरादे से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नालियों पर बने पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि कुछ समय पहले हुई बारिश के दौरान कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सदर तहसील में जलभराव की समस्या पैदा हो गई थी, जिससे लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही थी। साथ ही सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। अब बात करेंगे बुलंदशहर से खबर की, जहां जिले के डिबाई, अनूप शहर समेत कई क्षेत्रों में सीएमओ और एसीएमओ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां दोनों अधिकारियों ने मिलकर अवैध रूप से चल रहे 35 पैथोलॉजी लैब्स और क्लिनिक को सील कर दिया। विभाग की कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टर्स, अवैध अस्पताल और पैथोलॉजी लैब संचालकों में हड़कंप मच गया। जनपद से तमाम शिकायतें मिलती रहती हैं कि झोलाछाप लैब, झोलाछाप क्लिनिक या नर्सिंग होम वगैरह चल रहे हैं, चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। तो उसी को लेकर के अभियान चलाया। कई टीमें जनपद में आज लगाई हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के निरीक्षण कर रही हैं, और सभी जगह जहाँ भी कागज़ की कमी मिल रही है या कुछ इस तरह का काम मिल रहा है जो कि चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ नोटिस दे रहे हैं। अगर नोटिस के अलावा सील करने की जरूरत है तो सील नहीं करना। तो ये थैला छाप, लैब, ये सभी पे कार्रवाई चल रही होगी? सभी पे चल रही है। अच्छा, तो यहाँ लगभग कितनी सील हो गई होंगी सर? हम लोग जो ये टीम मेरे साथ है, इसमें जो अनूप शहर, हैदराबाद से शुरू करके अनूप शहर होते हुए यहाँ डिबाई और फिर नरोड़ा में हम काम कर रहे हैं, तो लगभग 30-35 कर चुके हैं, और बाकी और भी क्षेत्रों से अभी रिपोर्ट
भी ऑफिस पहुँच करके इकट्ठी होगी तो पता चलेगा। मैं समझता हूँ लगभग सब मिला के 50 के आसपास लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो आज होगी। बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर जिले के कलेक्ट्रेट में भारी संख्या में पहुंचे धनगर समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि धनगर समाज के लोगों ने काफी लंबे समय से नहीं बन पा रहे धनगर जाति के प्रमाण पत्रों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तो सभी लोग 2 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे। नेतृत्व करते हैं उनके प्रमाण पत्र। मामला यह है भाई साहब, धनगर जाति 1950 से धनगर अनुसूचित जाति की जो सूची है भारतीय अनुसूचित जाति की 27वें नंबर पर अंकित है। जब देश आजाद हुआ था, जैसे अन्य जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए मतलब प्रशासन आ रहा, तो धनगर जाति के भी प्रमाण पत्र निर्गत होते हुए आए हैं। अब उसमें हुआ क्या, 76 में एक संशोधन हुआ कि भारत में जितनी भी प्रदेश की भाषाएं हैं उनमें जो है अंग्रेजी को उसके जो प्रदेश की भाषा है उसमें जो है वह सूची उपलब्ध करा दी जाए। जैसा उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी राज्य है, पंजाब में पंजाबी है, तमिल में तमिल है, कर्नाटक में मलयालम है। तो इसी प्रकार जो संविधान की जो सारी सूचियाँ थी जातियों की, वे उनकी प्रांतीय भाषाओं में सामाजिक न्याय मंत्रालय और विधि मंत्रालय द्वारा। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण जंगली जानवर के हमलों से परेशान हैं। जानवर अलग अलग इलाकों में आज आमजन को निशाना बनाकर उन्हें घायल कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की उदासीनता इस कदर है कि कार्रवाई तो दूर की बात है, वन विभाग के अधिकारी इस मामले में बोलने तक को तैयार नहीं है। निवासी हूँ। मेरे यहाँ 2 दिन पहले धर्मराज निषाद के यहाँ सीआर ने हमला किया था और उसके बाद दूसरे दिन कन्हैया लाल निषाद के यहाँ हमला किया, उनका दरवाज़ा भी तोड़ा, फिर पंजे का निशान भी मिला। आज तीसरे दिन हमारे लालती वाई फाप शिवराम कनौजिया के यहाँ एक बकरी थी, लगभग 10 महीने की, उसे खा डाला। वो पूरा थोड़ा बचा है, सीने से बचा हुआ है और गटई उटई उसका पूरा खा डाला है। और वो सर जी हम लोग दहशत में हैं, हमारे यहाँ पिंजड़ा लगवाई जाए। और वन की टीम को मैंने फ़ोन किया, वन की टीम आके वहाँ पूरा मुआयना कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन पिंजड़ा लगवाया जाए उसके बाद जिससे हम लोगों का बचाव किया जा सके। राजा राम घर कहाँ है, कैसे काटे सीधे नदी किनारे वगैरह का घर के पास 150 मीटर दूरी। ग्राम सभा मौजाजी गांव पूरे पांडी का पुरवा, और शाम की वही करीब। नाम क्या है आपका जो है? राम तीरथ साहू। अच्छा। और उसके बाद शाम की वही 7-7 बजे का टाइम था। इतने टाइम यही रोड के किनारे पे आके वो जा रहा था, ये लुकारी इसके ऊपर हमला कर दिया। लुइया जब करने की आवाज़ सुना, इनके ऊपर चढ़ते चला आया। ऐसे वो सारा की घूम के पीछे आके यहाँ पे बच्चे लोग जब मारने लगे तो गुहार किए, तो टोला पड़ोस वाले आए, जाकर जान बचा, वो भाग लिया। कौन सा जानवर है आपको? बाघ है, भेड़िया जिसको बोलते हैं। भेड़िया। हाँ। देखने में कैसे लग रहा था? देखने में उसका गर्दन एक गला सोझे, ऊपर से बड़ा बड़ा बाल था। कल आपके साथ घटना हुई, कैसे हुई घटना? हम सर जो नहीं लड़का को लेके बैठी रही पे और उधर से आवा लड़का को जो ना पकड़े करिस, फिर उसके बाद हमको कुछ सुझा नहीं, वहाँ पर हाथ डाल दी, वहाँ पर लड़का बचा ही नहीं। फिर उसके बाद जो ना छोड़त रहा, फिर जो ना कि लड़के फिर दौड़े उड़े हैं, लाते वाते से मारे उन्होंने, फिर जाके छोड़ी से। कौन सा जानवर था वो जो है? यही भेड़िया रहा था। भेड़िया। कहाँ काटा है आपको जो है? ये यहाँ पैर में काट लिया है, दोनों हाथ में काट लिया है। ज्योति पांडे, अजय पांडे पुरवा। अच्छा, कौन सी घटना हुई, कैसे कल आपके साथ जो है? कल सियार आया, काट लिया हाथ में। कहाँ काटा है सियार आपको? हाथ में काटा और ये सीना पे जंगुल मार दिया है। अच्छा,
उसके बाद क्या हुआ जो काटने के बाद के बाद गुहार लगाए, सब लोग आए, भाग गया। नाम निर्मला पांडे। जी। कौन सा गांव है आपका? अजोई पूरे पांडे का पुरवा। और उधर से सियार आया और चारपाई पे बैठी थी और आके। क्या नाम है उनका? उनका नाम है ज्योति पांडे। और चारपाई पे बैठी थी, दौड़ के हाथ पकड़ लिया और उसकी लड़की थी, लड़की दौड़ी। अजोई गाँव पाड़े का पुरवा, नाम शेष राम। कल घटना कैसे हुई है जो है? खटिया हम लोग बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे, उधर से आया, इनके पैर जो है सूंगा, हम वहाँ अंदर में बैठे थे तखत पे, ये बाहर बैठी थी बच्चों के लिए, तो इनका पैर सूंगा। उसके बाद जो है ध्यान नहीं दिया क्या है, फिर जब मुड़ कर देखी तो इनके तरफ मुँह बा के वो दौड़ा। जब दौड़ा तो इनको कुछ नहीं सुझाई दिया, बच्चा हाथ में लिए थे एक हाथ में, और जब उसको हाथ इनके तरफ दाहिना हाथ जो बचा था उसके मुंह में डाल दिया, जो मुंह आया तो हम मुंह में डाल दिए, और जो मुंह में डाल दिए तो वो हाथ नहीं छोड़ रहा था, फिर इन्होंने लाश से मारा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे रामपुर से खबर का, जहां नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार करने में पुलिस अभी तक असफल है। एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। अब रामपुर के एसपी ने मुख्य आरोपी साजिद पाशा पर 25,000 रुपये में इनाम घोषित किया है। एसपी का कहना है कि जो भी आरोपी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। देखिए, स्वार थाने पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण और दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त साजिद जो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके विरुद्ध 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। शाजापुर के थाना बंडा क्षेत्र में नाली विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही मृतक पक्ष के कई लोगों को भी लाठी डंडों में से हमला कर घायल कर दिया गया। आरोप है कि नाली बनाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच 20 दिन पहले विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। एक दरोगा ने गांव में ही दोनों में समझौता करवा दिया था। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज प्रातः लगभग 9:30 बजे ये सूचना मिली कि ग्राम बाबूपुर थाना बंडा के वागीश नाथ दीक्षित को मुकेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने तमंचे से फायर करके मार दिया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स वहां पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना का तात्कालिक कारण एक नाली का विवाद बताया जा रहा है। इसमें आवश्यक जांच और विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितने इंजर्ड कितने हैं? अब इसमें तहरीर मिलने पर और उसके बाद पूरी जानकारी करने पर बताया जा सकता है। हमने लोगों ने पंचायत के लिए बुलाया सबको नाली बनाने के लिए। हमने अपनी जगह हम नाली बनवाई, ईंट मंगाई, रेता मंगवाई, तो जो लोग लाठी डंडा सब लोग लेके आई गए और इनने मुकेश ने फायर चलाई है। इनके सोनू के हाथ में भाला हो, भाला इनने मारो, हमारे जो देखो ये हमारे लगो है भाला, जो फलपटुअन लगो है यहाँ, और जो हाथ में चोट लगी, मम्मी की खबड़ी में चोट लगी सबकी। और जो लोग उजबरे 14-15 जने हैं जी लोग, और हम लोग 3-4 जने हैं। हम लोग कंपनी गया तो मैं मारू आएगा, पापा की जगह गोली लगी है, पापा तो इससे पहले विवाद हुआ आज? हाँ, इससे पहले विवाद हुआ। उस पर दरोगा जी को राजीनामा लिखो, उस पर लिखो रखो है। इन दोनों लोगों ने राजीनामा लिखो कि हमारे पीछे जो पानी होती है उसकी वजह पीछे इनको मेरे घोड़ों को रास्ता। खबर महाराजगंज से है, जहां जिले में कस्टम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1400 बोरी चाइनीज लहसुन बरामद की है। आपको बता दें कि चाइनीज लहसुन के जहरीले होने की वजह से भारत में इसकी बिक्री पर प्रतिबंध है। भारत नेपाल के सुनौली सीमा से सटे डंडा नहर के पास एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है।
वहीं महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जो कि 2 महीने पहले ही पेरोल पर आया था। बजरिया कस्बा चरखारी में एक अनिल चौरसिया पुत्र स्वर्गीय भगवान दास चौरसिया को गोली लग गई है। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। अभी तक जो प्रारंभिक तथ्य आए हैं कि कुछ लोग एक जगह पर थे और उनके पास कोई कट्टा था जिससे कि फायर हुआ। फायर किन परिस्थितियों में हुआ, इन सब बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों की भौतिक सूचना के आधार पर पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। नितिन मोदी, राहुल दिहुलिया और आपकी बॉबी परमार और अनिल तिवारी, राज राय, ये सभी लोग थे। तो ये रोज वहाँ पे बैठ के दारू पिया करते थे। तो हमारे भाई जब रात में जा रहे थे तो वहीं बगल में हमारी बड़ी माता जी का मंदिर है, तो दर्शन के लिए जैसे जाने लगी तो इन्होंने रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद इन सभी लोगों ने उनसे तो सवाल जवाब जो कुछ भी कहा हो और निकाल के गोली मार दी, सीधे सीने में लगी जी। और सभी लोग गोली मारने के बाद भाग गए। हम उनको उठा के अस्पताल लाए, तो यहाँ पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया।